हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शोध श्रृंखला में। पिछली श्रृंखला में हम लोग बात कर रहे थे टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, टी टेस्ट के पास शुरू की थी। और टी टेस्ट भी कौन सा अपन डिस्कस करते हैं? इंडिपेंडेंट एंड कोरिलेटेड। ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में बात की थी सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप, है ना। ये चर्चा की थी क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार के समूह होते हैं, और स्पेशली हम लोगों ने बात की थी साइकोलॉजी और एजुकेशन में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस एंड यूजेस ऑफ क्रिटिकल रेशियो एंड टी टेस्ट। क्रिटिकल रेशियो क्या होता है, क्रांतिक अनुपात क्या होता है, और टी टेस्ट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है और इसका उपयोग क्या है, इसकी चर्चा की थी। इसके बाद हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी क्रांतिक अनुपात का क्रिटिकल रेशियो ऑफ लार्ज सैंपल एंड इंडिपेंडेंट मीन्स। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल को, जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ा, बहुत बड़ा हो और इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो आपस में मीन। ठीक है। इसकी चर्चा की थी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिटिकल रेशियो ऑफ स्मॉल सैंपल एंड अनकोरिलेटेड मीन। कैसा है यहाँ पर? आपका जो सैंपल साइज है वो कम है, 30 से कम। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में, और अनकोरिलेटेड है, असहसंबंधित है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, किस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप व्याख्यान को पूरा ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पे नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये जितने भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल हैं उनको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। किस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को, स्वतंत्रता के अंश को कैलकुलेट करें और टी टेबल में उसको कैसे देखें, इसको आसानी से समझ सकेंगे। पूरा व्याख्यान देखने के बाद आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। सीआर ऑफ स्मॉल सैंपल एंड अनकोरिलेटेड मीन। क्रांतिक अनुपात किसकी बात कर रहे हैं हम? जब वो छोटा, स्मॉल हो और अनकोरिलेटेड हो। ठीक है ना। तो यहाँ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपके पास एन जो है, साइज ऑफ सैंपल है, वो क्या है? बिलो देन 30। ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ पर क्रिटिकल रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पर यूजफुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें एरर ज्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं टी टेस्ट। ठीक है। कौन सा लगाएंगे आप यहाँ पे? टी परीक्षण को लगाएंगे। ठीक है। तो टी परीक्षण को लगाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अलग अलग इसके फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग सिचुएशन में उन फॉर्मूलेज को आप यूज कर सकते हैं। तो पहली बात हम करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट टी वैल्यू। ठीक है। इसको आप कब निकालेंगे? व्हेन यू हैव मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। जब आपके पास आसानी से जो आपके पास सैंपल है, उस सैंपल का आपने मीन भी निकाल लिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपके पास है। ठीक है। और साइज कैसा है? जैसा अभी मैंने बताया, एन जो है बहुत छोटा है, स्मॉलर देन 30। देन यू कैन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला। ऐसी स्थिति में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो टी टेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? SED, स्टैंडर्ड एरर, डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ज्ञात करना होता है। स्टैंडर्ड एरर का डेविएशन का जो फॉर्मूला है, अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस सिग्मा टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका पास जो समूह है, प्रथम समूह, उसका आपने प्रमाणिक विचलन आपके पास है। द्वितीय समूह है, उसका आपके पास प्रमाणिक विचलन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी प्रमाणिक विचलन है उसका आप स्क्वायर लेंगे, और जो कुल संख्या है आपके पास, है ना, एन का जो साइज है उसको आप यहाँ पे लेंगे N1, ये प्रथम समूह का, ये द्वितीय समूह का। जब ये चीज आपके पास आ जाएगी, जब आप SED कैलकुलेट कर लेंगे, तब आप उसके बाद टी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। टी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? सिंपल सा फॉर्मूला है, M1 माइनस M2। क्या फॉर्मूला है? M1 क्या है? जो प्रथम समूह है आपका, उस प्रथम समूह का मध्यमान। M2 है द्वितीय समूह जो आपके पास है, उसका मध्यमान। ठीक है। M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन को। और डिवाइड कैसे करेंगे आप? स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन। ठीक है। प्रमाणिक त्रुटि है विचलन की, तो प्रमाणिक त्रुटि यहाँ पर आप लेंगे बटे। ठीक। अब इसको आप एक एग्जांपल से कैलकुलेट करने की, इस फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक नियंत्रित समूह है और एक प्रयोगात्मक समूह। ठीक है। दोनों समूह में क्या हुआ? अ कंट्रोल ग्रुप
इन एन एक्सपेरिमेंट का 12 यूनिट्स, है ना। और कंट्रोल ग्रुप में 12 यूनिट्स है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है 10 यूनिट्स। दोनों समूह है, दोनों समूह में जो नियंत्रित समूह है वहां पर कितनी आपके पास इकाइयां हैं, संख्या कितनी है, 12। और जो प्रयोगात्मक समूह है वहां पे इकाइयां कितनी है आपके पास, 10। ठीक है। उनका दोनों का मीन भी दिया हुआ, द मीन स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द इंटेलिजेंट टेस्ट ऑफ दीज टू ग्रुप। दोनों जो समूह थे, प्रयोगात्मक समूह, नियंत्रित समूह पर क्या प्रशासित किया गया, बुद्धि लब्धि का परीक्षण प्रशासित किया गया, इंटेलिजेंस टेस्ट, है ना। उन दोनों का जो स्कोर आया 118, मतलब 118.5 और 125.80 रिस्पेक्टिवली। ये कंट्रोल ग्रुप का आया 118.5 और 125.80 किसका है, ये प्रयोगात्मक समूह का। आपने मीन निकाला, कैलकुलेट किया, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन था 10.5 एंड 6.4 रिस्पेक्टिवली। नियंत्रित समूह था, उसका प्रमाणिक विचलन आया 10.5 और जो प्रयोगात्मक समूह था उसका प्रमाणिक विचलन आया 6.4। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है, स्टेट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नॉट। क्या जो आप कैलकुलेट करिए, फॉर्मूले में रख के वैल्यूज आप इसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें आप इसको बताएंगे, फाइंड आउट करेंगे कि 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ये सार्थक है या नहीं। ठीक। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है, इसमें आपको वैल्यूज दे दी है। और उसका सॉल्यूशन करते समय आप ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे और सबसे पहला काम करेंगे फॉर्मुलेट द नल हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आप शून्य परिकल्पना का निर्माण करेंगे। दूसरी बात, आप यहाँ पर द डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट लेवल, ये किस स्थिति में डिटरमाइन करेंगे, जब आपको दिया नहीं है, परंतु ऑलरेडी आपको सवाल में दिया हुआ है 0.01 लेवल। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, हियर द सिग्निफिकेंस लेवल इज गिवन एज 0.01। ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल दिया हुआ है 0.01। अब आपको क्या करना, नाउ कैलकुलेट टी एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपको जो टी है उसका गणना करनी है और उसका फिर व्याख्या करनी है, जो आपका उत्तर आ रहा है। ठीक है। आंसर जो भी आएगा उस आंसर को अपने शब्दों में आप उसकी व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, स्टैंडर्ड एरर डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 और प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। ठीक है। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज रखी, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था 10.5 फर्स्ट का कंट्रोल ग्रुप का, स्क्वायर किया आपने, एन साइज आपको दिया हुआ 10 और यहाँ पे 6.4 दूसरे का दिया हुआ, स्क्वायर किया और यूनिट आपको दी हुई है 12। ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको आगे आपने कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, जब आपने 10.50 को स्क्वायर किया, मतलब 10.5 इंटू 10.5, आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपके पास, 110.25, 110.25 आपके पास आंसर आएगा। करके देखिए तो आप फटाक से, तो आप इतना ही आएगा, 10.5 गुणित 10.5। ठीक है, इतना आएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे 10 से, दूसरी तरफ आपके पास 6.4 है, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 करेंगे आप, तो कितना आएगा, 40.96। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, 12 यूनिट्स है उसकी। ठीक है। अब आपने यहाँ पर इसको और आगे कैलकुलेट किया, अभी आप अंडर रूट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जो अंडर रूट के अंदर के जितने भी नंबर्स उन नंबर्स को आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपने 110, मतलब 110.25 को 10 से भागित किया तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे, 11.25। ठीक है। और यहाँ पर आपने 40.96 को 12 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3.41। ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 11.25 प्लस 3.41 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 11 और प्लस 3 कितने, यहाँ पे कितना हुआ, ये 20.25 0.41 66 और यहाँ हो जाएगा 41, तो 14.66। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल आप सभी को निकालना आता है, तो 14.66 का वर्गमूल आप निकालेंगे, कितना आएगा, 3.83। ठीक है। ये 12 है, सॉरी 14 है, 14 को आप मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 3 3 9 से जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल में आगे नंबर निकालेंगे। मुझे जहां तक मालूम है कि आप सभी से वर्गमूल निकालना आपको आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपके पास आंसर कितना आया, 3.83। ठीक।
अब इसके बाद आप इस चीज को देखेंगे कि इस रिजल्ट में आप टी को फिर कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन आ गया। अब टी का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या फॉर्मूला है? M1 माइनस M2। पहले प्रथम समूह का मध्यमान, द्वितीय समूह का मध्यमान को उसमें से माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय SED। SED आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? 3.83। ये वैल्यूज आपको दी हुई है, मीन दिया हुआ था प्रथम समूह का 125.8, और द्वितीय द्वितीय का कहता था 118.5, है ना। ये प्रयोगात्मक समूह था, ये नियंत्रित समूह। और आपने जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन कैलकुलेट की 3.83, इससे इसको भागित करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। तो 125.8 माइनस 118.5, तो कितना आया? 7.3। ठीक है, अब जो 7.3 इसको आप डिवाइड करेंगे 3.83 से, आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 1.906। ठीक, अब इसको राउंड फिगर में आप करना चाहे तो ये 6 दिया हुआ, तो यहाँ पे जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1.91। ठीक है, तो टी का मान कितना है? टी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट किया आपने, वो आई 1.91। अब आपको ये देखना है कि ये जो मान है, क्या वो 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू देना, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, N1 - 1, N2 + N2 - 1 करेंगे आप। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है, उस इंटरप्रिटेशन में आप पूरा डिटेल में लिखेंगे, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। जो आपने नल हाइपोथेसिस क्या बनाई थी? टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस, there is no significant difference between the means of control and experimental group। ये आपने शून्य परिकल्पना बनाई थी कि जो आपके पास नियंत्रित समूह है और जो प्रयोगात्मक समूह है, दोनों के मध्यमानों के इस प्राप्तांकों में कोई भी सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, ये आपने बनाया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की, द वैल्यू ऑफ टी ऑब्टेन आफ्टर कैलकुलेशन इज 1.9। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की, है ना। ये वैल्यू आपके पास आई क्या आफ्टर कैलकुलेशन? अब इसको हम इस टेबल को इसको देखेंगे, टी टेबल में अपने को देखना है। पर टी टेबल में देखने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अंश आपको देखना है कि आपके पास कितना है। तो स्वतंत्रता का अंश देखने के फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, जैसे पहले भी मैंने बताया था, N - 1 करेंगे प्लस N2 - 1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला समूह था 10 यूनिट थी, -1 किया तो 9 हुआ। दूसरा हमारे पास जो समूह था उसमें 12 यूनिट थी, -1 किया तो 11 हुआ, है ना। और 9 + 11 किया तो कितना होगा? 20। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ आपका? 20। तो 20 पे जब हम इसकी वैल्यू को देखेंगे तो आती है 2.09। अब इसको टी टेबल में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये टी टेबल मैंने पिछली बार आप लोग को दिखाई थी और इसको समझाया था। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पे देखना है? 20 पे। ठीक है, और वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, सवाल में पूछिए 0.01। ठीक है, यहाँ पर आपने वैल्यू देख रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 20। तो ये 10 11 12 13 14 15 16 और ये 20, ये कहाँ है आपके पास? 20। और थर्ड नंबर पे है वैल्यू। तो आप 20 से आप देखेंगे कितना चाहिए? 1 2 और ये 3। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पर? 0.01 लेवल पर 2.84। कितना चाहिए आपको? 2.84, है ना। और अगर आप 0.05 पे भी देखते हैं तब भी कितना चाहिए? 2.08, है ना। ये समझ में आ रही है आपने कैसे वैल्यू देखी? ये 20, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 20। और यहाँ पर हमने देखा ये वैल्यू दी हुई है 0.05 की। इसके आगे जाएंगे, ये दिया हुआ है 0.01 पे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। ठीक है, इतनी बात समझ, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 20 थी, एट 0.05 लेवल वैल्यू कितनी चाहिए? 2.09, है ना। और कैलकुलेटेड वैल्यू कितने पास है आपके? 1.91, है ना। तो ये वैल्यू कैसी है? ये लेस देन, दिस वैल्यू इज, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई 1.91, इट इज लेस देन द टी वैल्यू ऑफ 2.09, है ना। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना आपने बनाई थी, वो बनाई थी देयर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और आपका आंसर भी कैसा रहा है? वहां पे सार्थक अंतर आपको नहीं मिला। तो वी डू नॉट रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, उसको अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई 0.05 पर, परंतु यही सेम चीज अगर आप इसको
वन लेवल पे देखेंगे, जैसे आपको सवाल में पूछा तो वहां पर आपको कितनी वैल्यू चाहिए थी, 2.86 चाहिए थी, है ना, तब भी वैल्यू बहुत कम है ना, तो यहाँ पे सार्थक अंतर नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी आपके, शून्य परिकल्पना जिसको अस्वीकार नहीं किया आपने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं दूसरे फॉर्मूले से कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसी चीज को। सेकंड फॉर्मूला आप यूज करेंगे किन परिस्थितियों में, टू फाइंड आउट द टी वैल्यू व्हेन यू हैव ओनली मीन ऑफ सैंपल, जब आपको केवल आपके पास मीन आपके पास है और साइज ऑफ एन आपके पास है ना, और एन कैसा है, स्मॉलर देन 30, तो 30 से कम है। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू M1 माइनस M2, प्रथम समूह का मध्यमान माइनस द्वितीय समूह का मध्यमान, अंडर रूट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन D1 स्क्वायर, समेशन मतलब उसका जोड़, सम ऑफ डेविएशन, फर्स्ट ग्रुप का डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, फिर सम ऑफ डेविएशन टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, प्रथम समूह का साइज और द्वितीय समूह का एन साइज, सैंपल साइज -2, और फिर आप लेंगे N1 प्लस N2, है ना, प्रथम समूह का साइज ऑफ सैंपल, द्वितीय समूह का साइज ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय N1 इंटू N2, यहाँ पे गुणित करेंगे। तो यहाँ आपको मालूम है एन, एम बराबर मीन है, मध्यमान है, एन आप नंबर ऑफ यूनिट्स है, समेशन डी स्क्वायर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम द मीन, मध्यमान से विचलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल लिया हुआ है, द परफॉर्मेंस डेटा ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ साइकोलॉजी टेस्ट are given below. Using t-test, determine whether there is a significant difference in the performance of both groups. ठीक है, आपको बॉयज और गर्ल्स का साइकोलॉजी टेस्ट में उनके स्कोर दिए हुए हैं, उनके उनके जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में सार्थक अंतर है या नहीं, इसको आपको फाइंड आउट करना है, टी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ टेबल में वैल्यू दी हुई है, ये स्कोर दिए हुए हैं, बॉयज के स्कोर, गर्ल्स के स्कोर, डेविएशन D1 प्रथम समूह का विचलन द्वितीय का, और फिर यहाँ पे D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्कोर कितना दिया हुआ है, ये पहला स्कोर दिया हुआ 8, दूसरा स्कोर बॉयज का दिया हुआ 6, गर्ल्स का 8 है, थर्ड वाला दिया हुआ है 7, और यहाँ पे 8 है गर्ल्स का, फिर फोर्थ वाला बॉयज का 8 दिया हुआ है, गर्ल्स का 7 है, फिफ्थ भी बॉयज का कितना आया मीन स्कोर 7 आया, गर्ल्स का 6 आया, नेक्स्ट वाला बॉयज का 6 है और गर्ल्स का 8 है, और नीचे 7, ठीक है। अब यहाँ पे बॉयज ज्यादा है एक और लड़कियां कम है, ठीक है ना। अब इनका आपने स्क्वायर निकाल, पहले डेविएशन देखेंगे, आपको मध्यमान से विचलन देखना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो स्कोर दिए हुए हैं उन स्कोर्स को आपने क्या किया, जोड़ा आपने टोटल, तो समेशन x1, प्रथम समूह के जो जितने भी प्राप्तांक है उन प्राप्तांकों का जोड़, कुल जोड़, सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप स्कोर्स 49, इनको जोड़ेंगे 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 कितना आएगा 49। ये टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर कितना है, n इज इक्वल टू 7। अब 49 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, मध्यमान, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7, तो प्रथम समूह जो बॉयज है उनका स्कोर्स का मध्यमान आया है 7। इसी प्रकार जो गर्ल्स थी 8 8 8 7 6 8, इनका आपने सम ऑफ x2 निकाला कितना है 45, इनको आपने टोटल डिवाइड किया 6 से, नंबर ऑफ 6 कितने हैं यहाँ पर, स्कोर 1 2 3 4 5 6, तो 45 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया, आप डिवाइड करेंगे तो 7.5 मीन। तो प्रथम समूह बॉयज का जो मध्यमान है उसका कितना है 7, और द्वितीय समूह गर्ल्स का जो है उसका मध्यमान आया 7.5, मीन 1 7, मीन 2 7.5। तो यहाँ पे स्कोर में से मीन को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, विचलन आएगा, डेविएशन आएगा। तो 7 को आपने, जो 8 दिया हुआ है, 8 में से आपने क्या माइनस किया 7, तो कितना आया 1, 6 को भी 7 से माइनस किया तो यहाँ पर क्या होगा, 7 बड़ा है 6 छोटा, तो -1, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 7 प्लस 1, 7 माइनस 7 क्या आया 0, ठीक है। फिर 6 माइनस 7 किया आपने तो कितना है -1, अब यहाँ पर 7 माइनस 7 कितना हुआ 0,
क्लियर, समझ में आ गई बात? अब इसी तरह से आप गर्ल्स के स्कोर्स में से उनका मीन जो आया उसका वो माइनस करेंगे। 8 - 7.5 कितना है? 0.5। 8 - 7.5 0.5। 8 - 7.5 0.5। फिर 7 - 0.5 करेंगे तो 7 नंबर छोटा है, 7.5 बड़ा, तो ये -0.5 आएगा। फिर 6 - 7.5 किया आपने तो -1.5 आएगा। फिर 8 - 7.5 तो 0.5। ठीक है। अब इनका आप स्क्वायर करेंगे। पहला इसका 1 का आपने स्क्वायर किया, 1 - 1, जब -1 × -1 करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया? +1। जीरो को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो। फिर 1 × 1 कितना हुआ? 1। 0 × 0 -1 × 1 कितना हुआ आपका? 1 आएगा। जीरो आपने इसको जीरो को जीरो तो जीरो आएगा। इनको आपने जोड़ा तो इनको जोड़े कितना आएगा? 1 2 3 4। तो समेशन D1² कितना आया? 4। समझ में आ रही थी बात? ओके। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे D2²। D2² में 0.5 × 0.5 किया तो कितना आ जाएगा? 0.25। 0.5 फिर आपने किया 0.25, 0.5 को फिर मल्टीप्लाई किया आपने, स्क्वायर किया तो 0.25। फिर -0.5 × -0.5 कितना हो जाएगा? +0.25। फिर -1.5 × -1.5 आप करेंगे तो 2.25 आएगा। करके देखिए। ठीक है। अब 0.5 × 0.5 तो 0.25, इनको आप ऐड करेंगे। ठीक है। आपने इनको ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 3.50। ठीक है। 5 5 5 5 आपने जोड़ा ये। ठीक है। तो 0 हुआ, तो इसको आपने ऐड किया तो 5 आएगा, और यहाँ पे कैरी 1 होगा। और 2 + 1 कितना हुआ? 3। ठीक है। तो समेशन D² आया 3.50। ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को आप फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है, T = M1 - M2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन D1² प्लस समेशन D2² डिवाइडेड बाय N1 + N2 - 2, और यहाँ पे N1 + N2 डिवाइडेड बाय N × N। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो जाएगा ये? ठीक है। तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा T = 7.5 M1 का था, और M2 का मीन कितना था? 7, डिवाइडेड बाय अंडर रूट रहेगा यहाँ पर समेशन D1² 4 आया था। समेशन D2² आपके पास कितना आया था? ये आया था 3.50 डिवाइडेड बाय 7 +6। ये दोनों का आपके पास नंबर था, साइज ऑफ सैंपल N1 N2 -2 किया। फिर आपने फिर N1 N2 7 + 6 डिवाइडेड बाय 7 × 6। इसको पहले आप ये कैलकुलेट करेंगे पूरा। तो सबसे पहले आपने क्या किया? यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, 4 + 3.50 तो कितना आएगा? 7.5। और 7 + 6 - 2 कितना आएगा? 11। ठीक है। इन दोनों को आपने 13, 13 में से 2 गया 11। फिर यहाँ पे आपने इन दोनों को किया प्लस, ये हुआ 13। और यहाँ पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 × 6 कितना? 42। तो 13 डिवाइडेड बाय 42। अब यहाँ पे इसको 7.5 को 11 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 0.681 इंटू 0.309। इन दोनों 13 को 42 से आप जब मल्टी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। इसको फिर आगे कैलकुलेट किया तो अंडर रूट कितना हुआ? या 0.2104, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। फिर इसको आप जो अंडर रूट है उसको आपने सॉल्व किया 0.2104 को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.458। ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.458 इजकल टू कितना आएगा आपके पास आंसर? आंसर आ रहा है 1.09। ये आपके पास आंसर आ रहा है। कितना आंसर आया आपको? T = आया 1.09। अब इस आंसर को अब आपको कल बताना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करेंगे इसका। पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, N1 - 1 प्लस N2 - 1। तो इस पहला यूनिट के कितने सम क्या थी? 7। 7 में से 1 माइनस किया। दूसरी यूनिट में था 6 -1 किया, तो कितना हो गया यहाँ पर? 6 + 5 = 11। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई आपके पास? 11। अब आपका इसका आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे इसके। जो वैल्यू आपके पास आई, ऑप्टेन वैल्यू कितनी आई है? 1.092। ठीक है। और टी टेबल में अपन ने देखा तो यहाँ पर डिग्री ऑफ 11 के लिए आप देखेंगे तो एट द सिग्निफिकेंट लेवल 0.05 पर, या हम इसको बोल सकते हैं 5% कॉन्फिडेंस, विश्वास का स्तर कर लिया 5%, है ना।
100 में से 5 गलतियां वैल्यू पे। तो वैल्यू कितनी है? 2.09। इसको आप देखने की कोशिश करेंगे अगर टी टेबल में, आपको अपने पास रखना पड़ेगा टी टेबल, जिससे आप खटाक से उस वैल्यू को देख सकें और उसको आप फिर एक्सप्लेन कर सकें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था आपके पास? 11। तो 11 के लिए आपने देखा 11 है, और आप 0.01 लेवल पे देख रहे हैं, तो कितना चाहिए आपको यहाँ पर? ये 11 पर ये वैल्यू चाहिए आपको 2.201। कितनी वैल्यू चाहिए? 2.201। ठीक है। परंतु जब आपका पास आंसर कितना आया? आपके पास आंसर आया था 1.092, है ना। ये जो वैल्यू है, टी वैल्यू जो है, जो टेबल वैल्यू है, उससे बहुत छोटी, इज लेस देन द टी वैल्यू ऑफ 2.09, जितना आपको चाहिए। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? देयरफॉर वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। जो शून्य परिकल्पना, उस शून्य परिकल्पना को आप रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड हम क्या कह सकते हैं? देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर या परफॉर्मेंस जो है उनका, उसके समूहों के परफॉर्मेंस में कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप अपने आंसर को पूरा व्याख्या करके उसको समझाएंगे कि ये आंसर को जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और टी टेबल के आधार पर आप उसको जस्टिफाई करेंगे। चलिए, इसके बाद हम आप देखते हैं, सेकेंड फॉर्मूला हमने समझ लिया। अब देखते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट टी वैल्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है M1 - M2, मध्यमान है दोनों समूहों का, आपने बटे √SS1। यहाँ पे एस एस लेते हैं, एस एस का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ स्क्वायर। जो कुल आपके स्क्वायर है उनका सम निकालना है। तो प्रथम समूह का और द्वितीय समूह, तो प्रथम समूह का आपने स्क्वायर किया, द्वितीय समूह के स्कोरों के प्राप्तांक को स्क्वायर किया, उनका जोड़ किया, उनको फिर आपने कुल प्राप्तांकों से भागित किया, तो क्या आ जाएगा पास? आपके पास एस एस आएगा। ठीक है, N1 + N2 - 2, फिर N1 + N2 डिवाइडेड बाय N इंटू, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। ये उदाहरण दिया हुआ आपके पास, ये बॉयज है, ये गर्ल्स स्कोर है, उनका स्क्वायर ऑफ स्कोर, जो प्राप्तांक है उनका स्क्वायर किया। ठीक है, तो बॉयज का कितना है? 98768897। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, आप समेशन x1 निकालेंगे, टोटल आप सारे प्राप्तांकों को जोड़ेंगे। जोड़ लिया आपने तो कितना आएगा? उनको जोड़ने के बाद 62 आएगा। ठीक है, और आपके पास n कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आपने 62 को डिवाइड किया तो कितना आएगा आपके पास? 7.75 आएगा आपके पास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब गर्ल्स का आप देखेंगे 7 7 5 8 7 8 5 6। ठीक है, इसको आपने जोड़ा सबको, समेशन x2 प्राप्त करने के लिए 53 आया। फिर n कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आपने डिवाइड किया, कितना हुआ? 53 को डिवाइड किया 8 से तो आएगा 6.625। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप इसका x1 का स्क्वायर करेंगे, फिर x2 का स्क्वायर करेंगे, है ना। बॉयज के स्कोर जो है 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, ये स्कोर आया। इन सारे स्कोर्स को आपने क्या किया? टोटल कर लिया, सम किया, तो समेशन x1 स्क्वायर आया, टोटल करने पे आएगा 488। ठीक है, इसको आप करके देखेंगे। फिर इसके बाद जो एक्स दूसरा गर्ल्स के स्कोर, उसको भी आपने स्क्वायर किया। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। इसको आपने सम किया तो कितना आएगा? समेशन x2 स्क्वायर 361। ठीक है, इतनी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर आप पहले सबसे पहले निकाला आपने, तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज रखी। तो यहाँ पे 488 आया था समीशन x1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस समीशन x2 स्क्वायर आया था 62। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ कितना हुआ? ये पूरा 488 माइनस 480.5। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया आपस में तो कितना आया? 7.5। इसी तरह से अब आप SS2 निकालेंगे, समेशन x2 स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपने समेशन x2 स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर किया आपने, डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे टोटल कितना था? 361 था माइनस 53। ठीक है, और 53 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ? 361 माइनस 351.12।
इन दोनों को माइनस किया, आपके पास आएगा 9.88। तो आपके पास वैल्यू आ गई समेशन x1 स्क्वायर समेशन x2 स्क्वायर की 7.5, और समेशन x2 की वैल्यू आई 9.88। ठीक है, अब इसको पूरे फॉर्मूले में आप इस वैल्यू को रखेंगे, तो t इजिकल टू कितना हुआ यहाँ पर 7.75 माइनस 6.625। ठीक है, एस एस वाली वैल्यू आ गई दोनों। √7.5 प्लस 9.88, मध्यमा जो लिखा था आप डिवाइडेड बाय 8, फिर +8, दोनों जो n कितने हैं 8 थे, -2 किया आपने, फिर 8 + 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 × 8, दोनों का गुणित किया n। अब इसको कैलकुलेट किया, सबसे पहले इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों का माइनस आएगा 1.125 है। फिर आप इसको भागित करेंगे √17.38, इसको आपने जोड़ा तो कितना आ जाएगा 7.5 प्लस 9.88 कितना आएगा 17.38, और इन दोनों को आपने 8 8 16, और 16 में से 2 को माइनस किया, कितना है 14। ठीक है, इसी तरह से आप आगे 8 + 8 करेंगे 16, और 8 × 8 64, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 16 को तो 0.25, और यहाँ इसको कैलकुलेट किया √1.241 आया। ठीक है, तो 1.125 डिवाइडेड बाय √1.241 इंटू 0.25। अब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे आगे इसी वैल्यूज को, तो ये 1.125 डिवाइडेड बाय √0.31025, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास 0.31025। ठीक है, अंडर रूट कैलकुलेट किया इसका आपने तो आएगा ये 0.557। ठीक है, 1.125 दिया हुआ है, अंडर रूट आपने कैलकुलेट किया वो आया 0.557। 0.557 से आपने 1.125 को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आएगा 2.019। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करेंगे, स्वतंत्रता का अंश हो जाएगा n1 - 1 प्लस n2 - 1, ये फॉर्मूला है सीआर का। इसको आपने रखा 8 - 1 प्लस 8 - 1, तो कितना हुआ 8 8 16 हुआ, 8 8 आपने जोड़े तो 8 8 जोड़ा तो 16, और -2 किया तो कितना हुआ 14, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 आया। अब हमारे पास जो आंसर आया 2.019, इसको आप 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे इसके मान को। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, जो वैल्यू है सबसे पहले आप इसकी वैल्यू आप देख लीजिए कितनी आ रही है। ठीक, टेबल में देखेंगे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 14। ठीक है ना, 1 2 3 4, इस पे आप जाएंगे तो ये वैल्यू आ रही है 14 पे, आप इसी पॉइंट पे आ जाओ 2.145 पे, और 0.01 पे जा रही है 2.977, तो हम सबसे पहले देखेंगे 0.05 लेवल पे। तो 14 पे देख रहे हैं कितनी वैल्यू चाहिए हमको 2.145। ठीक, तो आपने जो टी वैल्यू आपके पास आ रही है, द टी वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेशन इज 2.091, है ना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 के लिए हमको 0.05 लेवल पे, और हम कह सकते हैं कि 5% कॉन्फिडेंस लेवल पर हमको कितनी वैल्यू चाहिए 2.14 चाहिए, जो भी टेबल में देखी थी। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 2.091, जो हमने करना की उससे हमारे पास जो आंसर आया कितना है 2.091। ये लेस देन टी वैल्यू, जो टेबल में टी वैल्यू दी है वो वैल्यू से बहुत कम है, कम है, तो देयरफॉर वी डू नॉट रिजेक्ट आर नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर परफॉर्मेंस ऑफ बोथ ग्रुप, जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके दोनों समूह के परफॉर्मेंस में कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया गया। ठीक है, तो इस आधार पे आपने पूरा व्याख्या की, तो व्याख्या पूरा इस तरीके से लिखेंगे आप। ठीक है, चाहे आप एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हो, या आप अपने थीसिस में भी लिख रहे हो, डिसर्टेशन में लिख रहे हो, रिसर्च में लिख रहे हो, तो आप इस तरह से एक्सप्लेनेशन आपको पूरी देनी होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कोरिलेटेड मीन। आपका मीन कैसा है, कोरिलेटेड मीन है, और टी टेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये जब आपका कैलकुलेट करते हैं जब आपके पास समूह केवल एक होता है, दो समूह नहीं होते। दिस इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंगल ग्रुप मेथड। फॉर एग्जाम्पल इफ अ टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड टू अ ग्रुप, है ना, मतलब किसी भी एक समूह पे आपने एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया ऑफ चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स, एंड देन आफ्टर सम टाइम्स और सम डेज, कुछ दिनों के बाद या कुछ एक आध महीने के बाद आपने कुछ ट्रेनिंग दी या कुछ आपने उनको अलग से प्रोग्राम उनके ऊपर लगाया, फिर उसके बाद आपने फिर वही सेम टेस्ट को आपने उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेट किया, प्रशासित किया, और आपने क्या किया, अब आप ये देखना चाहते हैं कि
पहले वाले जो इनिशियल स्कोर थे और बाद में कुछ सीखने के बाद जो स्कोर थे उनमें एक सार्थक अंतर है या नहीं, है ना? तो द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज डिटरमाइन सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल मीन एंड द फाइनल मीन। जो पहला था, पहले प्रथम बार में आया था, द्वितीय जब ट्रेनिंग के बाद जो मीन आया था उसमें देखने के लिए हमको फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, समूह एक ही है। तो इस ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो इन दिस मैनर बाय कंडक्टिंग द टेस्ट ट्वाइस, दो दफे हमने टेस्ट को एक ही समूह के ऊपर लगाया। द इम्पैक्ट ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका दिख रहा है, अपन प्रैक्टिस का दिख रहे हैं, टीचिंग का दिख रहे हैं, है ना? जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट का उसका इफेक्ट समूह के ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं। समूह हमारा एक ही है। तो ऐसी स्थिति में जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है पेयर मैचिंग ग्रुप मेथड, है ना? क्या कहलाता है वो? पेयर मैचिंग ग्रुप मेथड। इन दिस मेथड पेयर ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स आर फॉर्म। तो आइडेंटिकल यूनिट्स होती है, देन वन यूनिट ऑफ पेयर इज असाइन टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। आपने एक ही यूनिट लिया, उसको दो में डिवाइड कर लिया या तो, है ना? और अदर यूनिट प्लेस एज कंट्रोल ग्रुप। तो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है स्टैंडर्ड एरर डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r। यहाँ पे r को रिलेशन ले रहे हैं, सिग्मा m1 सिग्मा m2, है ना? तो सिग्मा m1 एंड सिग्मा m2 तो स्टैंडर्ड एरर है ऑफ इनिशियल और फाइनल मीन्स, तो पहले और दूसरे। और r जो है वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन इनिशियल और फाइनल स्कोर जो हमारे पास आए थे, उनका हम कल निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। अब इसी चीज को आप एक उदाहरण से फिर कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a summary of score obtained by 81 students in a test before training, है ना? कितने स्टूडेंट्स हैं? 81, है ना? हमने उनको क्या किया? ट्रेनिंग टेस्ट लिया ट्रेनिंग से पहले। आफ्टर ट्रेनिंग फिर हमने वही सेम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया बेस्ड ऑन कैलकुलेशन स्टेट वेदर द ट्रेनिंग हैज हैड एनी सिग्निफिकेंट है। आप क्या करना, आपने लगाया और जो आपके पास स्कोर आया आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन के बाद कि क्या जो ट्रेनिंग है उसका कोई भी सार्थक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो आपने इसी चीज को आपने इस फॉर्मूले से आप देखेंगे। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेजर लिया हुआ है, इनिशियल टेस्ट और फाइनल टेस्ट लिए हुए हैं। ठीक है। और उनका हमने यहाँ पर मीन एंड नंबर दिया हुआ 81 81 है, सेम बच्चे हैं। मीन हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेट किया स्कोर का, फिर उसके बाद सेकंड टाइम हमने फिर ट्रेनिंग के बाद फिर आपने एडमिनिस्ट्रेट किया, उसको आपने कैलकुलेट किया। ठीक है। तो आपने वहां पर मध्यमान भी निकाला, फिर पहले इनिशियल स्टेज पे मध्यमान आया 56 और फाइनल स्टेज पे आपने देखा 60.50 आ रहा है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट किया तो इनिशियल स्टेज पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 6 आया, और फाइनल स्टेज टेस्ट जब आपने किया उसके बाद आया 7। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट की तो फर्स्ट ग्रुप जो इनिशियल स्टेज था 0.67 और दूसरे का था 0.78। फिर इनका कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इन दोनों के बीच में निकाला, वो आ रहा है 0.70। ठीक है। ये चीज दी हुई है आपको सवाल में, अब आप इसको फॉर्मूले में रख के आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे आप। ठीक है। तो आपने यहाँ वैल्यू रखी समेशन, फर्स्ट आप अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर कैलकुलेट किया था, कितना आया था आपका पास यहाँ पर? 0.67 होल स्क्वायर। ठीक है। फिर सिग्मा m2 स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे समूह का था 0.78 होल स्क्वायर किया, -2, और r आपको दिया हुआ था 0.70, है ना? फिर आपके पास सिग्मा m1 था 0.67 और सिग्मा m2 कितना है? 0.78। ये वैल्यू आपने रख ली। फिर इसके बाद आपने कैलकुलेट किया इसको। तो सबसे पहले आप अंदर की जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे। इसका आपने 0.67 इंटू 0.67 आ गया 0.4489, 0.78 इंटू 0.78 किया तो कितना आएगा? 0.6084, -2 किया आपने इसको जोड़ने के बाद, है ना? तो और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया आपने, पहले माइनस करने से पहले 2 इंटू 0.74, ये आया 1.40, है ना? और 0.67 इंटू 0.78, है ना? इतना कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आप आगे फिर कैलकुलेशन करेंगे। अंडर रूट आपने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा? ये 101573, इन दोनों को प्लस करने से ये वैल्यू आई। ठीक है। माइनस फिर आपने ये वैल्यू थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर आपने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 0.7316।
ठीक है, इन दोनों को आपने माइनस किया तो आपके पास वैल्यू है अंडर रूट 0.4257। ठीक है, इसका वर्गमूल अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे 0.4257 का कितना आएगा 0.65। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई, एसईडी आपने निकाल लिया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डेविएशन निकाल लिया। अब आप इसकी वैल्यू जो टी की फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज को रखेंगे M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय एसईडी, है ना। तो यहाँ पर M1 कितना था 60.50, M2 था 56, और डिवाइडेड आप स्टैंडर्ड एरर जो कैलकुलेट की 0.65 इसको करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4.50। कितना आया 4.50 डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड एरर आपने कैलकुलेट की थी 0.65। इन दोनों को आप इससे डिवाइड करेंगे, 4.50 को 0.65 से कितना आएगा 6.92। ठीक है, ये आपके पास आंसर आया। अब इसको आपको पूरा इंटरप्रिटेशन करना है, व्याख्या करेंगे आप इसकी पूरी डिटेल में। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन देखें, इन द गिवन प्रॉब्लम देर आर 81 पेयर ऑफ स्कोर। कितने स्कोर थे दोनों समूह में 81, है ना, समूह तो नहीं बोलेंगे, एक ही आपने रिपीट किया। Therefore, the value of degree of freedom will be 81 माइनस, क्योंकि समूह एक ही था, है ना। तो 81 माइनस 1 तो कितना हुआ 80। ऑन द बेसिस ऑफ टी टेबल 80 पे डिग्री 80 पर 80 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.01 लेवल पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस कितना आ रहा है, क्रिटिकल वैल्यू 2.64। दिस ऑप्टेंड वैल्यू इज मच हायर देन दिस टेबल वैल्यू, है ना। जो टेबल वैल्यू से हमारा आंसर जो आया, आंसर कितना आया आपके पास, आपने जो आंसर कैलकुलेट किया वो आंसर कितना आ रहा था 6.92, जबकि आपको जरूरत कितनी थी 2.64 की। तो आपका पास आंसर बहुत हायर आया है। तो देयरफॉर इट कैन बी से दैट द ट्रेनिंग हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, हम कह सकते हैं, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रशिक्षण दिया गया उस प्रशिक्षण का विद्यार्थी के ऊपर सार्थक प्रभाव पड़ा। द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट इवन बियॉन्ड 0.01 लेवल। इसको टी टेबल में देखने और समझने की और एक दफे कोशिश करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छे से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था आपका 81, 80 सॉरी, है ना। 80 को आप देखेंगे तो कितना चाहिए आपको यहाँ पर 60, 120। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.05 पे चाहिए 1.980, 0.01 पे चाहिए 2.61, है ना, या 2.62 भी बोल सकते हैं, है ना। आपको आंसर कितना मिला था 6 पॉइंट समथिंग। तो आपका जो टी वैल्यू थी वो इस टी टेबल की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप आसानी से आपने नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आज हम लोगों ने बात की किस तरह से आप सीआर को स्मॉल ग्रुप और अनकोरिलेटेड मीन में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ कोरिलेटेड मीन है तो टी टेस्ट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। और अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में बात करें। धन्यवाद।